कबीर और एकांक बातें कर रहे थे जब नियति वहां आई और उसने खखार कर गला साफ किया। कबीर ने उसकी तरफ देखा। नैना कैसी है? उसने पूछा। एकांक भी उसे देखने लगा। सो चुकी है, मैं अब चलती हूँ, तुम आ रहे हो? नियति ने पूछा। हाँ बस मैं भी। कबीर उठने को हुआ। अगर रुकना चाहो तो रुक सकते हो, नियति बोली। वो अब जानती थी कि मामला कितना गंभीर है। अगर कबीर लापता नहीं हुआ होता तो उसे यकीन भी नहीं होता इन सब पर। नहीं, मैं भी चलता हूँ, बस 2 मिनट और, कबीर ने कहा। ओके, मैं नीचे हूँ, बाय एकांक, बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एकांक उसे दरवाजे तक छोड़ने गया और शुक्रिया भी अदा किया। उसने बड़ी अच्छी तरह संभाला था नैना को। वो मुड़ा तो कबीर भी उसके सामने ही खड़ा था। देखो एकांक, ये जो कुछ भी हो रहा है हम इससे जूझेंगे, इस चीज़ का सामना करेंगे। हथियार डाल देना कोई इलाज नहीं। माना कि वो सायरन जिन्हें शिकार बना रही है उनकी कोई गलती नहीं, मगर गलती तो तुम्हारी भी नहीं, क्यों इस तरह खुद को सजा देना? कबीर ने कहा। एकांक ने बस सर हिला दिया। वो अब भी उदास लग रहा था। मैं चलता हूँ, तुम उसका ध्यान रखना, कबीर नैना के कमरे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। उसने धीरे से उसका एक कंधा थपथपाया और चला गया। एकांक बहुत देर तक उस कंधे पर हाथ रखे हुए था, जैसे कबीर का साथ महसूस कर पा रहा हो। फिर वो नैना के कमरे की तरफ गया। देखा तो वो दीन दुनिया से बेखबर सो रही थी और नींद में बेहद मासूम लग रही थी। एकांक धीरे से बेआवाज उसके पास गया। इस समय वो कितना घबरा रहा था, जैसे फिर से 7 साल का हो गया हो, जैसे फिर से उसके सामने किसी चट्टान पर बैठी कोई सायरन उसे घूर रही हो। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे डर लग रहा था कहीं शोर से नैना की नींद न खुल जाए। वो आहिस्ता से उसकी तरफ झुका, मगर फिर हवा में ही रुक गया। पता नहीं जो करने जा रहा था वो सही है या नहीं, पर वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। जैसे सच में एक तस्वीर में कैद हो गया हो, जहां सब थम सा गया हो। रह गई हो तो बस नैना के लिए उसकी परवाह। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो? और फिर बिना खुद को ज़्यादा सोचने का मौका दिए वो झुका और धीरे से उसके माथे को बस ज़रा सा छूते हुए चूम लिया। नैना ने एक जोर की सांस खींची और एकांक बुरी तरह हड़बड़ा गया। वो पीछे को गिर पड़ा। नैना भी उठ बैठी। अरे अरे, वो जल्दी से बोली। एकांक फर्श पर पड़ा बुरी तरह झेंप रहा था। तुम जाग रही थी, बताया क्यों नहीं? वो झेंप मिटाता हुआ बोला, जैसे सारी गलती नैना की थी। अब मुझे क्या पता था कि तुम। वो बोलती हुई रुक गई। एकांक भी इधर उधर देखने लगा। नैना की तरफ देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अब उठ भी जाओ, नैना फिर बोली। एकांक उठा और पिटा सा मुंह लेकर बाहर को चल दिया। अरे रुको, नैना ने पीछे से आवाज दी। क्या है? एकांक जबरन गुस्सा दिखाता हुआ बोला, क्योंकि वो अब भी झेंपा हुआ था। इधर आओ ना प्लीज, नैना बोली। क्यों, नींद नहीं आ रही है अब? एकांक भाव खाने लगा। नहीं, वो तो मैं ड्रामा कर रही थी ताकि वो चली जाए, नैना ने साफ साफ कह दिया। कौन, नियति मैम? हाँ। क्या बोल रही हो तुम? कितना ख्याल रखा उन्होंने तुम्हारा। एकांक उसके बिस्तर पर बैठता हुआ बोला। हाँ, वो बहुत अच्छी है, बातें भी बहुत अच्छी कर रही थी, पर मुझे तुमसे बात करनी थी, वो माफ़ी मांगने वाले अंदाज में बोली। क्या बात? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ वो कमीना कहाँ मिलेगा? एकांक दांत किटकिटाते हुए बोला। नैना ने देखा वो बहुत गुस्से में लग रहा था। एकांक जाने दो ना, अब वो नहीं आएगा, नैना हिचकते हुए बोली। वैसे उसे पता कैसे चला तुम यहाँ हो? अचानक एकांक चौंकता हुआ बोला, तो नैना नजरें चुराने लगी। नैना, एकांक फिर बोला। वो एकांक, वो जो मोड़ पर स्टोर है ना? हाँ। वहाँ वैकेंसी थी एक सेल्स गर्ल की, तो मैंने सोचा मैं भी तो दिन भर घर पर बोर होती रहती हूँ, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ।
और कल जब मैं वहाँ थी तो अंकुश के एक दोस्त ने मुझे देख लिया, वो बोली और सर झुका लिया। एकांक उसे नाराजगी से देखने लगा। मुझे तुम्हें बता देना था, पर फिर लगा कहीं तुम गुस्सा हद करती हो नैना। मतलब एक तरफ तुम पुलिस से छिपते फिर रही हो और दूसरी तरफ स्टोर पर सेल्स गर्ल की जॉब करनी है तुम्हें। वो बिगड़ता हुआ बोला। सुपरवाइजर, नैना तपाक से बोली। मैं एमबीए हूं ना, तो वो सुपरवाइजर बना रहे थे मुझे। एकांक ने फिर उसे घूर कर देखा तो उसने सर झुका लिया। सॉरी। एकांक थोड़ी देर शून्य में घूरता रहा, फिर नैना से कहा, मुझे नंबर दो उसका। किसका? नैना झटके से सर उठाकर बोली। तुम्हारे एक्स का। क्या नाम है? हाँ, अंकुश का। क्यों? क्यों नहीं दे सकती? तुम क्या जानना चाहते हो? नैना बोली, जिसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। अरे बाबा बस, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ था। हम तो बस। नैना बस करो यार, एकांक खींचते हुए बोला। बस नंबर ही तो मांगा था, तुम ये सब क्या शुरू हो गई? नैना याद करने लगी, फिर उसे नंबर बता दिया, मगर तुरंत ही उसे एकांक के चेहरे पर अजीब हिंसक भाव दिखे। तुम क्या करने वाले हो? एकांक, देखो किसी झमेले में मत पड़ना। बस कुछ दिन और फिर मैं चली जाऊंगी। और वो दोनों ही चौंक पड़े। एकांक उसे सूनी नजरों से देखने लगा और नैना भी हैरान थी कि उसके मुंह से ये क्या निकला। वो यहाँ से चली जाएगी? मेरा मतलब है, मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती ना, वो सफाई देती हुई बोली। एकांक बस उसे देखता रहा। वो कहना चाहता था कि नैना वहाँ क्यों नहीं रह सकती, मगर उसे लग रहा था जैसे उसका गला जाम हो चुका है। इतनी सी बात भी उसकी जुबान तक आ नहीं सकी। तो दूसरी तरफ नैना भी उसे इसी उम्मीद से देख रही थी कि वो कह दे कि नैना यहीं रुक जाए, मगर एकांक ने कुछ कहा नहीं, धीरे से उठा और कमरे से बाहर आ गया। उन दोनों के ही बीच जो उपजा था वो जरा नया नया था। उसमें अभी वो मजबूती, वो गहराई नहीं आई थी कि वो एक दूसरे पर हक जता सके। वो बस इंतजार ही करते थे एक दूसरे की पहल का। एकांक अपने कमरे में था, कुछ करना चाहता था वो शायद, मगर उस बारे में कुछ तय नहीं कर पा रहा था। पता नहीं वो सही दिशा में सोच रहा है या नहीं, ये काम करेगा भी या नहीं, पर एक बार करके देखने में क्या हर्ज है। उसने एक दराज खोला जिसमें एक मोबाइल पड़ा हुआ था, उसे ऑन किया, फिर एक सिम बरामद किया और उसे उस मोबाइल के हवाले किया। उस मोबाइल की गैलरी में गया जहां एक इमेज थी, वो चित्र टूटी छत के बिल्कुल साफ और करीब से ली हुई तस्वीर थी। अंकुश उस समय अपने दो दोस्तों के साथ एक ढाबे में बैठा हुआ था। वो भर भर कर शराब पिए जा रहा था और बता रहा था कि लड़कियां कितनी धोखेबाज होती है, उनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तभी उसके मोबाइल पर फोटो के साथ एक मैसेज आया। झूमते हुए उसने उसे खोल कर देखा। मैसेज अनजान नंबर से था और उसमें दर्ज था, यह पिक्चर एक पजल है, इस गेम में हिस्सा लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए और जीते आकर्षक इनाम। अंकुश अब गौर से उस चित्र को देखने लगा। अजीब सी फोटो जिसमें एक लड़की घुटने में सर दिए एक गंदी सी जगह पर सुबक रही थी। उसके ऊपर छत टूटी हुई थी। आखिर वो एक पहेली थी। आखिर ये पहेली क्यों थी? कुछ खास था क्या उस चित्र में? वो उसे जूम कर करके देखने लगा, बड़े ही गौर से, उसमें डूबते हुए। इधर एकांक ने मोबाइल से वो सिम निकाल कर तोड़ दिया। कबीर और नियति एकांक के घर से वापस लौट रहे थे। नियति हमेशा की तरह गाड़ी चला रही थी और बगल की सीट पर बैठा कबीर अपनी सोच में गुम था। तो किसे मारा, किसे जेल करा दी? कभी रोमांस वगैरह के बारे में भी तो सोच लिया करो। नियति उसे देखती हुई बोली। क्या क्या कहा? कबीर अपनी सोच से बाहर आता हुआ बोला। क्यों, अपने किसी नॉवल के बारे में सोच रहे थे ना? नियति बोली। कबीर ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम्हें क्या लगता है मैं हर वक्त यही करते रहता हूँ, बस नॉवल और कहानी?
हाँ, मुझे तो लगता है। तो गलत लगता है। तो बताओ फिर क्या सोच रहे थे? क्यों, हम अभी-अभी जहाँ से चले आ रहे हैं, वहाँ कम बातें हुई सोचने के लिए। कबीर बोला, तो नियति भी कुछ संजीदा हुई। ये मामला तो अपने आप में गंभीर था ही। तो क्या बातें हुई एकांक से तुम्हारी? तुम उसे लेकर परेशान थे ना कि वो खुद गिल्ट में है? ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है? नियति ने पूछा। उसे समझाया तो है, अब देखो। सच कहूँ तो वो लड़का कुछ अजीब सा है। तुमसे भी ज्यादा अजीब। कट। तुमसे भी ज्यादा अजीब है, नियति ने पूछा। कबीर ने घूर कर उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। सॉरी। इन सबको सुलझाना बहुत जरूरी है। अगर एकांक की बात सच है तो वो खुद बड़े खतरे में है। और फिर बाकी लोग भी तो है जो गायब हो रहे हैं और पगला कर लौट रहे हैं। कबीर बोला। हाँ, एकांक को कुछ नहीं होना चाहिए। बेचारी नैना। नियति बोली। कबीर ने उसकी तरफ देखा और एक भाव चढ़ाई। कितना क्यूट कपल है यार। नियति बोली। नहीं, वो कपल नहीं है। उसने बस नैना की हेल्प की है। कितने रूखे सूखे से हो यार तुम। अरे कपल नहीं है तो बन जाएगा ना, कि एप्लीकेशन लगाना होगा। नियति चिढ़कर बोली। कबीर ने अपनी हंसी दबाई। हाँ, नैना और एकांत के लिए तो वो भी ऐसा ही महसूस करता था। तो फिर नियति क्यों ना करती? वो भी एक नेक दिल और दयालु लड़की थी। और उसका बॉयफ्रेंड अंकुश मेरा बस चलता तो वहीं बालकनी से धक्का दे देती उसे। समझता क्या है खुद को, गब्बर का भतीजा। नियति चिढ़ कर बोली। हाँ, मुझे भी बहुत चिढ़ हुई उससे। कबीर ने कहा। तो एक काम करो, उसके नाम का कोई कैरेक्टर बनाकर मार दो अपनी किसी कहानी में। नियति मजाक में बोली। कबीर इससे बुरी तरह चिढ़ गया। मेरी कहानी मेरे भड़ास निकालने का डस्टबिन नहीं है। वो मेरी प्रेमिका की तरह है और ऐसा करना खुद की प्रेमिका को कोठे पर बिठाने जैसा है। कबीर चिढ़कर बोला। अरे यार, बस मजाक कर रही थी। बाकी एंजॉय विद माई ऑल सॉपन्स। नियति ने स्टीयरिंग घुमाई। क्या कहा? कुछ नहीं। मगर नियति या कबीर को कुछ करने की जरूरत कहाँ थी। जो चीज अंकुश की ताबूत का किल बनने वाली थी वो उस तक पहुंच चुकी थी। अंकुश अब भी घर पर सोफे पर पड़ा उस तस्वीर को देख रहा था जो एकांक ने उसे भेजी थी। वो वही टूटी छत वाली तस्वीर थी। अंकुश समझने की कोशिश कर रहा था कि ये तस्वीर आखिर क्या है, और तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने किसी से कहा। वो वैसे भी हल्के नशे में था। फिर मोबाइल पास ही में पड़ी एक मेज पर रखकर वो सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली, क्योंकि पूरे घर में एक अजीब सी महक फैली हुई थी। महक जो उसके दारू की महक के ऊपर भी पता चल पा रही थी। वो उठ बैठा और आंखें मलने लगा। उसे कुछ महसूस हुआ और वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। मगर इतना अंधेरा क्यों? वो तो बत्ती जलती छोड़कर सो गया था। और कुछ देर बाद जब उसकी आंखें उस नीम अंधेरे की अभ्यस्त हुई तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रह गया। ये मैं कहाँ हूँ? कहाँ आ गया मैं? वो दहशत से बोला। उसकी सारी खुमारी जाती रही। उसे याद है वो अपने घर पर हाल ही में एक सोफे पर सोया था, मगर अब वो कहीं और था। ये एक अजीब सी जगह थी, गंदी सीलन भरी, अंधेरी सी, और वो फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने कस कर आंखें मली कि कहीं ये उसकी नज़रों का धोखा तो नहीं। मगर ये सब सच था। वो वाकई में किसी चमत्कार के तहत इस अजीब सी जगह पर आ चुका था। वो उठा और हर तरफ देखने लगा। उसे वो जगह किसी कैबिन की तरह लगी। और तभी उसने कुछ सुना, एक अजीब सा संगीत। कोई गा रहा था, कोई लड़की। मतलब वो वहां अकेला नहीं था। लेकिन ये भला कैसा गीत हुआ? अंकुश सर मलने लगा। पता नहीं क्यों, मगर उस ध्वनि से उसके रोए खड़े हो रहे थे।
उसे कंपकपी छूट रही थी। फिर भी उस आवाज़ का पीछा करते हुए वह उस कमरे से बाहर निकला। उसका सोचना सही था। वो एक केबिन ही था जिसमें 2 कमरे थे। एक से निकलकर वो दूसरे में पहुंचा जहां से वो आवाज़ आ रही थी और वहां पहुंचकर उसकी सांसें ही टंग गई। सामने वही दृश्य था जो उसने कुछ देर पहले अपने मोबाइल पर देखा था। वो तस्वीर वाला। एक लड़की फर्श पर घुटनों में सर दिए रो रही थी। उसके चारों तरफ कचरा और पंख जैसी चीजें बिखरी हुई थी और उस पर रोशनी पड़ रही थी क्योंकि उसके ऊपर छत टूटी हुई थी और वो लड़की ही थी जो गा रही थी शायद। ये क्या माया जाल है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या मैं उस इमेज में हूँ जो मुझे मोबाइल पर रिसीव हुई थी? मुझे ओपन करना ही नहीं था उसे। अंकुश दहशत से बोला और वो गीत रुक गया। साथ ही उसे महसूस हुआ जैसे उसकी धड़कनें भी रुक गई हों। वो चीज़ गाती हुई रुक गई थी। तो क्या उसने अंकुश को वहाँ महसूस कर लिया था? अंकुश तो उसे एक आम लड़की समझकर उसके पास चला आया था, मगर उस लड़की ने सर उठाया और धीरे से अंकुश की तरफ देखा। अंकुश दहशत के मारे पिछली दीवार से जा चिपका। वो जिसे लड़की समझ रहा था वो कुछ और ही बला थी। उसे पहले ही उसकी आवाज़ से समझ जाना था, मगर वो जो कुछ भी थी किसी की भी सोच से परे थी। वो उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। अंकुश दहशत से उसे अपने करीब आता हुआ देख रहा था। वो जो मोटे तौर पर कोई युवती ही लग रही थी, मगर किसी भी आम लड़की की आंखें यूं बैंगनी नीली नहीं होती। फिर अंकुश की नज़र पड़ी उसके हाथों की उंगलियों पर। उनके बीच एक पारदर्शी सी जाली थी, जैसी जलीय तंतुओं के होते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी, आंखों में अजीब भूखा भाव लिए। अंकुश सदमे से चढ़ हो चुका था। वो भागना चाह रहा था, मगर कैसे और कहाँ भागे वो? ये कोई वास्तविक जगह तो लग नहीं रही। उसने हर तरफ देखा। किसी चमत्कार के तहत वो उस तस्वीर में कैद हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत की और एक तरफ को भागा। तुरंत ही एक कुर्राहट उभरी और कुछ आकर उसकी पीठ में चुभ गया। वो उसे बुरी तरह चलने लगा। क्या था वो? किसी तरह का डंक। हाँ, शायद वही था। वो लड़की, जरूर कोई जानवर, और वो वहीं गिर गया। उसकी नजरें ऊपर को देख रही थी जहां छत टूटी हुई थी, जहां से बेशुमार पीली धूप अंदर आ रही थी, और उसकी आंखें बंद होने लगी। क्या अब वो मर जाएगा? इंस्पेक्टर बहल अपने ऑफिस में बैठा था जब एक व्यक्ति का कदम वहां पड़े। इंस्पेक्टर बहल ने उसे देखा। मेरा नाम आदित्य है। उसने अपना परिचय दिया और बाकी कुछ सामान्य जानकारी भी। वो क्या करता है और कहाँ रहता है जैसी बातें। बताइए, क्या कर सकते हैं आपके लिए? क्या दिक्कत है आपकी? इंस्पेक्टर बहल ने पूछा। सर, मैंने सुना है शहर में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में। ये दिक्कत है तो मत सुनो जी। जी? आदित्य चौंकता हुआ बोला। जवाब में बहल ने टेबल पर हाथ मारा और हंसने लगा। आदित्य के भी जबड़े कस गए। कैसा जोकर पुलिस वाला है। जोक मारने का भी कोई समय, कोई सलीका होता है। आप बोलो, क्या बात है? इंस्पेक्टर बहल फिर संजीदा हुआ। एक्चुअली उन्हीं केसेस के बारे में कुछ पूछना था आपसे। क्या पूछना था? एग्जैक्टली हो क्या रहा है विक्टिम्स के साथ? मतलब वो गायब कहाँ हो जा रहे हैं और फिर वापस भी आ जा रहे हैं? आदित्य ने पूछा। आपको ये सब कैसे पता? कैसे पता मतलब? इतनी इन्फॉर्मेशन तो हर जगह है, न्यूज़ वगैरह में भी। तो उसी न्यूज़ में आपने ये नहीं देखा कि पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है? बहल चिढ़ कर बोला। जी, लोग गायब हो रहे हैं। अब गायब हो रहे तो पुलिस ढूंढे भी, वापस भी आ जा रहे हैं खुद ब खुद। आखिर हम ढूंढे क्या? बहल बोला। तो ये लोगों की गलती है कि वो वापस आ जा रहे हैं। हमारी होनहार पुलिस की सहूलियत के लिए उन्हें गायब ही रहना चाहिए, ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ सके, है ना?
आदित्य चिढ़कर बोला और वह मूर्खों की तरह पलके झपकाने लगा। मैंने ऐसा कब कहा? वो कुछ गर्म होते हुए बोला, मानो अचानक याद आया हो कि वो एक पुलिस अधिकारी है और गर्म होने का हक बस उसे है। कोई और उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। तो सब वापस आ जा रहे हैं। हाँ, एक प्रणव साहब थे जो नहीं लौटे थे। कल रात वो भी मिल गए अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में। कहाँ? अपने फ्लैट के ठीक नीचे। वो तो वॉचमैन ने देख लिया, वरना अनर्थ हो जाता। मतलब? वो भी पागल हो लिए। 702 वाली निम्मी मैडम पर हमला कर दिए जब वो गाड़ी पार्क कर रही थी। तो क्या वो बताने की हालत में नहीं कि वो कहाँ गए थे? आदित्य पूछा। कुछ कुछ बताते तो हैं, बताते क्या बड़बड़ाते हैं, पर उससे कुछ पता नहीं चलता। क्या? दूर हटो! बहल चिल्लाया। मैं? आदित्य सक पका। नहीं जी, आपको नहीं बोल रही। ऐसा तो वो प्रणय साहब बोलते हैं। पता नहीं किससे भाग रहे हैं। वैसे आप क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हो इस मामले में? आपका इन सब से क्या? बहल ने पूछा। आदित्य ने इस तरह उसे देखा मानो सामने कोई मस्खरा बैठा हो। बड़ी जल्दी इस जोकर को याद आ गया कि ये भी पूछना चाहिए। आपने कहा कि लोग गायब हो जाते हैं, फिर खुद ब खुद वापस भी आ जाते हैं। नतीजतन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता उनका, राइट? आदित्य बोला। बराबर। मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने आया हूँ जहाँ बंदा गायब तो हुआ मगर वापस नहीं आया। अब तक गायब ही है। तो ढूंढिए उसे। हो सकता है आपको कोई क्लू मिल ही जाए। आदित्य ने कहा। हालांकि अब इंस्पेक्टर बहल से मिलने के बाद उसे कोई खास उम्मीद रह नहीं गई थी पुलिस वाले से। कोई और भी गायब हुआ है? आपका भी? बहल ने पूछा और साथ ही उसका मूड उखड़ने लगा। मतलब एक और केस पल्ले पड़ने वाला था। क्या मजाक है? यहाँ पुराने ही हल नहीं हो रहे। यस इंस्पेक्टर, मेरा छोटा भाई आरव, वो अपने हनीमून पर गया था। कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला और कभी लौट कर नहीं आया। आदित्य ने कहा। क्या कहा? हनीमून? बहल बोला। हाँ, वो जो शादी के बाद होता है ना, वही। आदित्य ने कहा। अब वो भी इस लल्लू पुलिस वाले के मजे ले रहा था। हाँ, पता है मुझे हनीमून क्या होता है, बहल चिढ़ कर बोला। तो फिर पूरी बात बताइए। मेरे भाई की लव मैरिज थी। हमारी फैमिली इससे खुश नहीं थी क्योंकि लड़की का कोई स्टेटस नहीं था। मगर आरव को वो पसंद थी तो मैंने उसे सपोर्ट किया। मगर मुझे लगता नहीं कि उनके बीच वो अंडरस्टैंडिंग थी जो शादी के लिए ज़रूरी होती है। मैंने आरव से कहा भी कि वो इस बारे में फिर सोच ले, मगर उसे हर काम में जल्दबाजी दिखानी होती है। शादी हो गई और जितना मुझे पता है अगले दिन से ही उसकी अपनी वाइफ से खटपट भी शुरू हो गई। हाँ जी, जैसा आपने कहा आपके भाई को हर बात में जल्दबाजी थी। अब देर सवेर खटपट होती ही। लो अगले दिन ही सही, बहल बोरियत से बोला। आदित्य ने फिर उसे घूर कर देखा। कंटिन्यू करो जी, बहल बोला और अपना मोबाइल देखने लगा। आदित्य का मन हो रहा था कि वो मोबाइल छीनकर उसके मुंह में ठूस दे, मगर उसने खुद को जब्त किया। वो हनीमून पर गया था और वापस नहीं लौटा। और जब उसकी वाइफ दीक्षा एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस पर किसी को भी यकीन न आए। आदित्य ने कहा। कैसी कहानी? बहल ने आंखें सिकुड़ी। आरव एक घर में घुसा और गायब हो गया। ठीक, फिर? अब वो घर भी गायब हो चुका है। हैं? क्या? बहल हैरानी से बोला। सेम रिएक्शंस हमारे भी थे। ऐसे कोई गायब होता है क्या? वो झूठ बोल रही है आपकी भाभी जी, बहल मूर्खों की तरह बोला। पता कीजिए, आखिर आप पुलिस वाले हैं। आदित्य खुद को कुर्सी पर ढीला छोड़ता हुआ बोला। हाँ, पुलिस वाला तो मैं ही हूँ, बहल खुद में बड़बड़ाने लगा। आदित्य उसे देखता रहा। आपको अपने भाई की वाइफ पर शक है? बहल ने सीधे सीधे पूछा। बिल्कुल है, वो जो कहानी सुनाती है वो बिल्कुल भी यकीन के काबिल नहीं। फिर उसका आरव से झगड़ा भी हुआ था, ये बात मुझे मालूम है। और ये भी तो हो सकता है उसने ये सब पैसों के लिए किया हो। पैसे? बहल ने पूछा। जी, धन, लक्ष्मी, माया। अरे मालूम है पैसे का मतलब, बहल फिर भड़का।
मेरे कहने का मतलब था कि इस केस में पैसे का क्या दखल है। वो पत्नी है उसकी और मेरा भाई गायब है। अब उसकी हर चीज पर उसका ही हक है। आदित्य बोला और बहल सोचता रहा। सर, आदित्य ने फिर कहा, ठीक है, आप सारी डिटेल्स नोट करा दीजिए, हम करते हैं कुछ। बहल बोला, असल में वो इंतजार कर रहा था कि कब ये आदित्य का बच्चा टले और वो हवलदार से अपने लिए चाय मंगवाए। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।